नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने विकारी शब्द जो 4 प्रकार के बताए थे, हम उसमें हमने संज्ञा कर लिया, सर्वनाम कर लिया, विशेषण कर लिया। नंबर 4 क्रिया है जो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले परिभाषा। देखिए, क्रिया वह शब्द है क्रिया वह विकारी शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। उसे हम क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया वह विकारी शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। शीला गाती है। श्याम रो रहा है। देखिए, परिभाषा क्रिया वह विकारी शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। मैंने विकारी लिखवाया। विकारी का अर्थ होता है वो शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण बदलते रहते हैं। ऐसा ही यहां है। देखिए, हमारी क्रिया क्या है? पहले वाक्य में लिखता, लिख, गाते और रो, ये हमारी सहायक क्रिया है। रो क्या है? मुख्य क्रिया है। तो देखिए, यहां जो लिखता है इससे हमारा लिखने का काम हो रहा है, गाती से गाने का काम हो रहा है, और रो से रोने का काम हो रहा है। यानी ये तीनों जो क्रिया है, इन विकारी शब्दों के कारण काम का होना या करना पाया गया है। इसलिए इन वाक्यों में जो लिखता, गाते, रो, ये क्या है? क्रिया कहलाएंगी। आगे देखिए, नंबर 2, रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, अकर्मक क्रिया।
और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। देखिए रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए इन दोनों का अध्ययन करें। नंबर 1 क्या था हमारा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता में निहित होता है। देखिए अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता में निहित होता है, यानी कर्ता के अनुसार होता है। इस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। देखिए अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता में निहित होता है, यानी क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो काम है वो किसमें निहित होता है? कर्ता में, यानी कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। इस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती, नहीं कर्म का कोई रोल नहीं होता, कर्म की प्रधानता नहीं होती है अकर्मक क्रिया में। देखिए उदाहरण जैसे देखिए मोहन दौड़ रहा है, दूसरा सोहन लिखता है, सोहन लिखता है। तो हमारे यहां 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में देखिए मोहन तोड़ रहा है, सोहन लिखता है। इस वाक्य में भी कर्म गौण है और इस वाक्य में भी कर्म गौण है, यानी दोनों वाक्यों में कर्म नहीं बल्कि दोनों क्रियाएं किसके अनुसार हैं? कर्ता के अनुसार। मोहन दौड़ रहा है, सोहन लिखता है। तो यहां कर्ता की प्रधानता के कारण ये दोनों कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी? अकर्मक क्रियाएं। दौड़ है और यहां लिख धातु में ता प्रत्यय लगने से बने हैं। तो ये दोनों उदाहरण कौन सी क्रिया के होंगे? अकर्मक क्रिया के। नंबर 2 देखिए अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया के व्यापार का फल क्रिया का व्यापार तथा क्रिया का जो फल है वो कर्ता में निहित होता है, कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती। नंबर 2 सकर्मक क्रिया।
जिस क्रिया में क्रिया का फल तथा व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता पाई जाती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया में क्रिया का फल तथा व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता पाई जाती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो कर्ता है वो गौण रहेगा और जो कर्म है वो प्रधान रहेगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, यहां पुस्तक क्या है? कर्म है। तो पढ़ता क्या है? पुस्तक पढ़ता है, यानी कर्म की प्रधानता है। एक और एग्जांपल देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। किसको पढ़ाने का काम कर रहा है? बच्चों को। तो जो बच्चों है और पुस्तक, ये दोनों क्या है? कर्म है। और कर्म की प्रधानता के कारण यहां कौन सी क्रिया रहेगी? सकर्मक क्रिया। ये हमारा रचना के आधार पर था। पहले था हमारा अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं था, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, अब तक हमने पढ़ा क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, और रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, उनके बारे में दो भेद थे, अकर्मक सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती, अकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का व्यापार या फल कर्म के अनुसार होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, संरचना के अनुसार क्रिया के चार प्रकार होते हैं। पहले हमने रचना के अनुसार किया था, अब संरचना के अनुसार क्रिया के चार प्रकार होते हैं। नंबर एक, संयुक्त क्रिया। नंबर दो, नाम धातु क्रिया।
नंबर 3 प्रश्नार्थक क्रिया। नंबर 4 कृदंत क्रिया। देखिए रचना के अनुसार क्रिया के दो भेद थे, सकर्मक और अकर्मक। यहां संरचना के अनुसार क्रिया के 4 प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। अब इन चारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1 संयुक्त क्रिया। नंबर 1 संयुक्त क्रिया। वह क्रिया जिसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से होता है। उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा, वह क्रिया जिसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पढ़ सकते हैं, रमा पढ़ सकती है। किशोर रोकर चला गया। नंबर 3 खा लिया। एक और एग्जांपल देखिए, पी लिया। देखिए चारों उदाहरण हमारे कौन सी क्रिया के? संयुक्त क्रिया के। संयुक्त क्रिया की परिभाषा जिसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए पहले में रमा पढ़ सकती है, पढ़ भी क्रिया है और सकना या शक्ति भी क्रिया है। रोकर चला गया, एक से अधिक क्रियापद आए हैं। खा लिया, दोनों क्रियापद हैं, दो क्रियापद हैं तो संयुक्त क्रिया। पी लिया, सॉरी यहां लिया आएगा, पी लिया, तो यहां भी दो क्रियापद है, इसलिए दो क्रिया यानी दो धातुओं के मिलने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नंबर 2 नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। देखिए जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम, जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में मूल धातुओं, जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों विशेषण शब्दों में मूल धातुओं को जोड़कर
किया जाता है उसे हम नाम धातु कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में मूल धातुओं को जोड़कर किया जाता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात, बात से बतियाना। लात, लात से लतियाना। ये दोनों उदाहरण कौन सी क्रिया के? नाम धातु क्रिया के। बात और लात, बात से क्या बना है? बतियाना, और लात से क्या बना है? लतियाना। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? नाम धातु क्रिया। इससे आगे देखिए, नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया में काम किसी अन्य के द्वारा करवाने का बोध होता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया में काम किसी अन्य के द्वारा करवाने का बोध होता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी काम करने वाला कोई और, प्रेरणा किसी और की, यानी कहने वाला कोई और करने वाला कोई, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना। लिखना, लिखना से क्या बनी है? लिखवाना। यानी लिखना तो स्वयं करना होता है, लिखवाना किसी और से, यानी कह कोई और रहा है, लिखने का काम कोई और कर रहा है। तो ये लिखवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है हमारी। धोना, धोना से धुलवाना, यानी धोना से धुलवाना, यानी जो धोने का काम कर रहा है वो कोई और है, कहने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। तो ये दोनों उदाहरण हमारे किस क्रिया के हो गए? प्रेरणार्थक क्रिया के, यानी प्रेरणा किसी की और काम किसी का। नंबर 4, किरीदंत क्रिया। किरीदंत क्रिया जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका
नया क्रिया रूप बनाया जाता है उस नए क्रिया रूप को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया कहते हैं। देखिए, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे नए क्रिया रूप, उस नए क्रिया रूप को क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया। यानी प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ता है। अब जो क्रिया है उसके अंत में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय जोड़ने से जो नया क्रिया रूप बनेगा उस नए क्रिया रूप को क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया। जैसे जैसे दौड़ से दौड़ना। अब देखिए, हमने यहां प्रत्यय लगा दिया, दौड़ से क्या बना दिया? दौड़ना। एक और उदाहरण देखिए, भाग से भागना। रो, रो से रोना। तो ये हमारे जो तीनों क्रिया रूप हैं, दौड़ना, भागना, रोना, ये प्रत्यय लगाने से बने हैं। इस बने हुए नई क्रिया रूप को क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया। दौड़ से दौड़ना, भाग से भागना, रो से रोना। तो हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया वह शब्द जिसके माध्यम से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या वह विकारी शब्द जिसके द्वारा काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेद किए थे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती बल्कि कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का व्यापार और फल किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। वहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। उसके बाद सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में क्रिया का व्यापार और फल कर्म के अनुसार होता है, अर्थात कर्म की प्रधानता जिस क्रिया में पाई जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद किए थे। संरचना के आधार पर 4 क्रिया भेद बताए थे। पहला संयुक्त क्रिया, वह क्रिया जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। और जो उससे अगला था नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ धातुओं के जोड़ने से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में काम किसी अन्य के द्वारा करवाने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उस क्रिया का जो नया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उस नए क्रिया रूप को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ से क्या बना दिया? दौड़ना, भाग से भागना, रो से रोना। तो ये था हमारा क्रिया का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।